हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के कैरियर क्लासेस में। और कैसे हैं साथियों, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। जैसा कि साथियों आप सब लोग जानते हैं, हमने ये कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री की क्लास शुरू की है। और इस क्लास में मैं आपके लिए संपूर्ण इतिहास के क्लास कराऊंगा, जो आपकी पूरी हिस्ट्री क्लास कराऊंगा मैं आपके लिए। तो उसी में अभी हमने स्टार्ट किया है एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री का आज तीसरा क्लास है आपके सामने। और हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था लास्ट डे, प्राचीन इतिहास के स्रोत, उसी का आज दूसरा पार्ट है। और आज हम लोग प्राचीन इतिहास के स्रोत को समाप्त कर देंगे, यानी हमारा ये वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़ें, क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को क्लास को शेयर करें, ठीक है, ताकि वो लोग भी इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। तो आइएगा, इस हिस्ट्री की क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास के आज इस तीसरे क्लास को। देखो, हमने आपको लास्ट डे बताया था कि हम लोग कैसे करके प्राचीन इतिहास के स्रोत प्राप्त करते हैं, क्या क्या होते हैं। तो उसमें हमने कल आपके लिए बता दिया था कि साहित्यिक साहित्य और पुरातात्विक साहित्य होते हैं। साहित्यिक साहित्य में हमने आपको बताया था धार्मिक साहित्य होते हैं और लौकिक साहित्य होते हैं। फिर बताया था धार्मिक साहित्य में एक ब्राह्मण साहित्य होता है, ब्राह्मणेतर साहित्य होता है। ब्राह्मण साहित्य में आपके वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत ये सब आ जाते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य में आपके बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ आ जाते हैं। फिर लौकिक साहित्य में आपके ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने कल हमारी चर्चाएं हो गई थी। उसके बाद में इतिहास के स्रोत के अगले अगर हम बात करते हैं, तो फिर हमारे लिए इतिहास की जानकारी मिलती है पुरातात्विक स्रोतों से। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या आता है, इन चीज़ों की बात करते हैं। इसके बाद में हमें इतिहास की जानकारी मिलती है विदेशी यात्रियों से या उनके यात्रा विवरण से। तो वो भी हम आज की ही क्लास में लेंगे, और पुरातात्विक साक्ष्य को ही हम आज की क्लास में लेंगे। तो क्या क्या होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, आएगा इनके बारे में देखते हैं। देखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत हम लोग किस किस चीज़ को अध्ययन करते हैं, क्या क्या चीज़ देखते हैं। तो उसमें हमारे लिए अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों और भवनों, भवनों यानी बिल्डिंगों, कामा मूर्तियों, चित्रकलाओं, मृत भांडों, ठीक है, आदि का अध्ययन किया जाता है। किस किस का अध्ययन किया जाता है? अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों, भवनों, मूर्तियों, चित्रकलाओं और मृत भांडों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किस किस का अध्ययन किया जाता है, समझ गया ना। इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत। ठीक है ना, आर्कोलॉजिकल जो हमारे साक्ष्य हैं उनके अंतर्गत। सबसे पहले अब जानते हैं हम लोग कि अभिलेख क्या होते हैं। फिर अभी हम लोग जानेंगे सिक्के या मुद्राएं क्या हैं, भवन कहाँ कहाँ, मूर्तियाँ, चित्रकला, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग जानेंगे जो जो अभी मैंने बताई हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभिलेखों की। ठीक है, अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख जो चीज़ें हमें राइटिंग फॉर्म में मिली हैं, या मतलब जो चीज़ें कहीं लिखी हुई हैं, या जो चीज़ें कहीं गढ़ी गई हैं, चाहे वो किसी भाषा में हो, चाहे वो चीज़ें पत्थरों पे लिखी गई हैं, चाहे वो आपकी लोहे की चीज़ पे लिखी गई है, तावे पे लिखी गई, मतलब कहीं भी किसी प्रकार का लेख टाइप का अगर मिल जाए कुछ, तो उसको हम लोग अभिलेख ही कहेंगे। तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। याद रखना कि सबसे प्राचीन उल्लेख कौन, आपका अभिलेख कौन सा है, तो बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ है, ये मध्य एशिया में। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। किस किसके नाम मिलते हैं? इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य नामक वैदिक देवी देवताओं के नाम मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख, अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों में मिलते हैं, जिनसे उनके साम्राज्य की सीमा, धम्ब तथा शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। तीसरे अभिलेख की बात करते हैं, उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख या हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश या कलिंग राजा खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। ठीक है ना, उदयगिरी से प्राप्त हुआ है एक हाथी गुफा अभिलेख, वहां से कलिंग राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखित स्वयं खारवेल का है, ये स्वयं खारवेल ने लिखा है और ये प्राकृत भाषा में है। अगला है शक छत्रप रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये सब अभिलेख हैं। अगला है पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता तथा उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी मिलती है। अगला है समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के दिग्विजय
तथा विजित राजाओं से उनके साथ उसकी नीतियाँ, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ, तो भैया इसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजय तथा विजित राजाओं से उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। ठीक है ना, प्रयाग स्तंभ से। शासक कौन है, समुद्रगुप्त है। ठीक है, अभी हम आगे भी कुछ अलग से आपके लिए बता देंगे, टेबल दिखा देंगे कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। अगला है आपका ऐहोल अभिलेख। तो जो ऐहोल अभिलेख है ये किससे संबंधित है, आइएगा देखते हैं। ऐहोल अभिलेख से चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बढ़िया बात है, इंपॉर्टेंट बात है। ऐहोल अभिलेख में किस किस के बारे में बात होती है, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के मध्य में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगली बात है आपकी ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख से गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। यमन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर या विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख से भागवत धर्म संबंधी जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख के माध्यम से गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। और यमन राजदूत हेलियोडोरस के बारे में जानकारी बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ या गुरुण स्तंभ अभिलेख से मिलती है, भागवत धर्म संबंधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के अयरण से प्राप्त, मध्य प्रदेश के अयरण से प्राप्त बारह प्रतिमा से हूणराज तोरमाल के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, हूण राजा था कोई तोरमाल, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये थोड़ी सी बात हो गई अभिलेख की। अब अभिलेख में जो आपकी जो लिपियां प्रयुक्त हुई हैं, थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं। प्रयुक्त अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां, क्योंकि अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो कुछ लिपियां हैं जो उस समय प्राचीन समय में चलती थी। नंबर 1 थी आपकी प्राकृतक लिपि। प्राकृत लिपि है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में सारे लिखे गए हैं। दूसरी है आपकी ब्राह्मी लिपि। तो अशोक के शिलालेख जितने हैं वो सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में हैं। ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तीसरा है खरोष्टी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगला है यूनानी एवं आरामाइक लिपि। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो 4 तरह की लिपियां उस समय प्रयुक्त की जाती थी अभिलेखों में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद अभी हम जानेंगे मुद्राओं के बारे में। मुद्राएं आ गई हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं। पहले इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं अशोक की शिलालेखों के बारे में। देखो, अशोक का जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि है जो वो ब्राह्मी है। विशेषता है संपूर्ण भारत में मिली है ये इस तरह के लेख, और बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरी भाषा है यूनानी। लिपि है इसकी खरोष्टी या यूनानी। पश्चिमोत्तर भारत में मिली है, दाएं से बाएं लिखा जाता है। पश्चिमोत्तर भारत और अफगानिस्तान में मिले हैं इस तरह के लेख। तीसरी है आरामाइक। लिपि भी आरामाइक है। पश्चिमोत्तर भारत एवं अफगानिस्तान में मिले हैं इस तरह के लेख या इस तरह के अभिलेख। अगला है प्राकृत। उन भाषाओं को कहा जाता है जो सामान्य जन की भाषाएं होती हैं या जन सामान्य की जो भाषाएं होती हैं, उन्हीं भाषाओं को हम लोग प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ तो देखो मैंने लिखवाया था, इधर बताया आपको कि ये है आपकी भाषा और ये है लिपि। तो भाषा और लिपि में अंतर क्या है भैया, ये भी तो पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भाषा एंड लिपि। ठीक है, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट बोलते हैं इसे। तो देखिएगा, जिन अक्षरों का प्रयोग किसी भाषा को लिखने में किया जाता है, ठीक है, जो राइटिंग स्किल होता है, जो लिखने वाली बात होती है, तो जिन अक्षरों का प्रयोग किसी भाषा को लिखने में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा जो हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो यहाँ पे जो लिखी हुई है आपके सामने, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ऐसे कोई पूछ ले कि अंग्रेजी भाषा को किस में लिखते हैं, तो अंग्रेजी भाषा को भैया रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, याद रहेगा अब ये चीज़, भाषा और लिपि में अंदर क्या है। तो जिन अक्षरों का प्रयोग किसी भाषा को लिखने में किया जाता है वो उसकी लिपि कहलाते हैं, बस। ठीक है, इतना सा अंतर है। अगला है भारत में प्रत्येक मुख्य भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, जबकि यूरोप के विभिन्न भाषाओं जैसे अंग्रेज, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन को लिखने में एक ही लिपि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं थोड़ा सा मुद्राएं जो अभी हेडिंग आई थी, अभी उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा।
पहले महत्वपूर्ण मुद्राएं देख लेते हैं कौन कौन सी किसके शासक से संबंधित थी। सबसे पहले देखते हैं, पहले चलो मुद्राएं के बारे में थोड़ा सा जान लो, फिर ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए मुद्राओं की लाइन लिखी है। मुद्राओं के भी माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थी, अधिकांश मुद्राएं जो थी वो धातुओं की बनाई जाती थी, जिसके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाल आ जाता है कई बार कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और भारतीय अगर हम बात करें मुद्रा शास्त्र के पिता कौन है या भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है, तो भैया वो हो जाते हैं हमारे जेम्स प्रिंसिप साहब। कौन है भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक? तो जेम्स प्रिंसिप हैं, याद रखना, ठीक है। और मुद्राओं के अध्ययन को या सिक्कों के अध्ययन क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग महत्वपूर्ण मुद्रा विवरण और ज्ञान। सबसे पहली बात आती है कि जहाज के चित्रयुक्त सिक्के किस शासक से संबंधित हैं। तो जहाज के जो चित्रयुक्त सिक्के बनवाए गए हैं, सिक्कों पे जहाज बनवाए गए हैं, तो यज्ञश्री सतकर्णी के द्वारा बनवाए गए हैं। धर्म चक्रयुक्त कांस्य मुद्रा मिनांडर के समय में बनवाई गई है। भारत में प्रथम स्वर्ण सिक्के बेम कटफिशर्स ने बनवाए हैं, ये चीनी हैं। शिव स्कंद विष्णु आकृति तथा युक्त सिक्के किसने बनवाए हैं? शिव स्कंद विष्णु आकृति युक्त सिक्के किसने बनाए? तो हुबुक्स ने बनवाए हैं। बीड़ा बजाते हुए चित्रित राजा के सिक्के समुद्रगुप्त के हैं। मयूर आकृति युक्त सिक्के कुमारगुप्त के हैं। बैल आकृति सैब सिक्के स्कंदगुप्त के हैं। अगला है मयूर पर सवार कार्तिकेय स्कंद सिक्के। कार्तिकेय जो थे गणेश जी के भैया, मयूर पर सवार, उससे रिलेटेड सिक्के किसने बनवाए हैं? तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने। कालिया व लक्ष्मी अंकित सिक्के मोहम्मद गौरी के संबंधित हैं। टकसाल अंकित सिक्के इल्तुतमिश के समय के हैं। सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के अकबर। राम व सीता अंकित सिक्के ये भी अकबर द्वारा। बाज व तिथि अंकित स्वर्ण सिक्के ये भी अकबर द्वारा। आना अंकित सिक्के शाहजहां द्वारा। और हाथ में शराब अंकित सिक्के जहांगीर द्वारा। और हिंदू देवी देवता व हिंदू संबत अंकित सिक्के टीपू सुल्तान के द्वारा। तो ये थोड़े से सिक्के के से संबंधित विवरण था, मुद्राओं से संबंधित विवरण था। अब आते हैं थोड़े से प्रमुख अभिलेखों के बारे में जो भारत में पाए गए हैं। प्रमुख अभिलेख किस किस राजा से संबंधित हैं? तो एक अभिलेख आपको यहाँ मिला है, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख इंपॉर्टेंट, अभी बात भी हुई थी इसके बारे में, तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो वर्मा से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह से संबंधित है, ठीक है। और भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। बताया भी था थोड़ी देर पहले तुमको कि सबसे पहला हमको जानकारी कहाँ मिलती है, तो भारतवर्ष के सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी अभिलेखों की बात हो गई। अब कुछ यहाँ पर हम लोग जब पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, अभिलेखों वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अपने साक्ष्य के बारे में बात करते हैं, तो कुछ स्पेशल वोकैब या प्रमुख शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, जो वर्ड यहीं पे प्रयोग किए जाते हैं मोस्टली आपके साक्ष्यों के संबंधित। तो वो कौन कौन से वर्ड है देखिएगा। एक वर्ड होता है आर्कोलॉजी या आर्कोलॉजी, तो जो लेख मोहर प्रस्तर स्तंभ स्तूप चट्टानों और ताम्रपात्रों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं, ठीक। आर्कोलॉजी या अभिलेख कहते हैं। दूसरा एपिग्राफी, अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। तीसरा पैलियोग्राफी वर्ड है ये, तो अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं, ठीक है ना। जो पुरानी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत प्राचीन दस्तावेज मिल रहे हैं, जो अभिलेख मिल रहे हैं, तो उनकी प्राचीन जो तिथियां हैं कि कब के हैं ये, उन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहलाता है। अगला देखते हैं न्यूमिस्टिक्स, अभी बताया था आपको ऊपर।
न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अगला है मेगालिथ। मेगालिथ वर्ड का क्या मतलब है? तो दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार हथियार, मिट्टी के बर्तन व अन्य वस्तुएं भी कब्र में दफना देते थे तथा उसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ऐसे स्मारक को ही मेगालिथ या महापाषाण कहते थे। ठीक है। अगला है प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग लाए गए वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, भवनों के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, ये मेन बात है। इसके अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। जो ये पुराने मंदिरों, वस्तुओं, भवनों इत्यादि के अवशेषों का अध्ययन करता है उसको पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। और इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, आर्चियोलॉजी कहलाता है, ऐसे समझ लीजिएगा। आगे देखिएगा, मुद्राओं की बात हो गई। ये थोड़ा सा और मुद्राओं के बारे में बात है। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं था, केवल आकृतियां विद्यमान थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता था। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा की नींव रखी थी। सबसे पहले सिक्कों पर लेख और तिथियां किसने लिखना शुरू करी? तो यूनानी शासकों ने। तीसरा है मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी करे। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिक्के किसने जारी करे? मौर्य शासकों ने। सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचारित करे या प्रचलित करे। सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के किसने बनवाए? तो कुषाण शासकों ने। मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के। अगला है सर्वाधिक भाषा में सोने के सिक्के, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के, तो भैया गुप्त शासकों ने जारी किए। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी करे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो भैया सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए। ठीक है, यहाँ तक सिक्कों की बात हो गई। थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए पुरातात्विक स्तंभ और अभिलेखों के बारे में, कौन सा कहाँ से मिला है? तो भैया जो बौद्ध स्तंभ लेख मिला है ये भरूच मध्य प्रदेश से मिला है, शुंग काल से संबंधित है, राजा वासुदेव का। गरुड़ स्तंभ लेख बेसनगर विदिशा से मध्य प्रदेश में मिला है, शुंग द्वितीय से संबंधित है, समय इसका शुंग द्वितीय का है और संबंधित व्यक्ति है भागभद्र। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख जो है ये प्रयाग में मिला है, इलाहाबाद में, समय था गुप्त काल और संबंधित व्यक्ति है समुद्रगुप्त। अयर्ण स्तंभ लेख अयर्ण मध्य प्रदेश से मिला है, समय था इसका गुप्तकालीन है ये और समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला है मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा उत्तर प्रदेश से मिला है, गुप्तकालीन समय है इसका, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। महरौली स्तंभ लेख महरौली दिल्ली से मिला है, गुप्तकालीन है ये और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। भिलसड़ स्तंभ लेख भिलसड़ एटा से मिला है, उत्तर प्रदेश, गुप्तकालीन है और कुमारगुप्त फर्स्ट से संबंधित है। अगला है भीतरी स्तंभ लेख भीतरी गाजीपुर से मिला है, गुप्तकालीन है और स्कंदगुप्त से संबंधित है। बिहार स्तंभ लेख बिहार शरीफ से मिला है, यानी पटना राज्य से मिला है और गुप्तकालीन है ये, स्कंदगुप्त से संबंधित है। एरण स्तंभ लेख अयर्ण सागर मध्य प्रदेश से मिला है, गुप्तकालीन है और बुद्धगुप्त से संबंधित है। अगला है एरण स्तंभ लेख एरण सागर मध्य प्रदेश से मिला है, गुप्तकालीन है और भानुगुप्त से संबंधित है। लास्ट आपका तालागुंडा या तालगुंडा स्तंभ लेख शिमोगा मैसूर से मिला है, गुप्तकालीन है, शांति वर्मन या मयूर शर्मन से संबंधित है। तो ये आपका पुरातात्विक स्तंभ अभिलेखों की सारी बात हो गई, आपके सिक्कों की मुद्राओं की बात हो गई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हमारा जो पुरातात्विक साक्ष्यों में बात हुई थी स्मारक भवनों की, तो स्मारकों के बारे से क्या जानकारी मिली है? विभिन्न स्मारकों के माध्यम से तत्कालीन समाज की धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितियों का बोध प्राप्त होता। सही बात है कि जिस समय की जानकारी बात कर रहा हूँ उस समय के स्मारक देखकर हम वहाँ की दशा और राजनीतिक स्थितियों को जान सकते हैं। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई करी गई तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से सिंधु सभ्यता के संदर्भ में पता चलता है। दक्षिण भारत में अरिकमेडु नामक स्थानीय खुदाई में रोम भारत के व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। तो ये पता चलता है स्मारक भवनों से कि वहाँ पे जो मोहरें मिली, वहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं, कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें हमारे क्या क्या उस समय का रहा होगा या कैसे संबंध रहे होंगे किससे। अगला है मूर्तियाँ। मूर्तियों से संबंधित क्या है बातें? तो प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ हुआ है। कुषाण गुप्त शासकों एवं उत्तरी गुप्त काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में कुषाण जो थे, कुषाणों गुप्त शासकों एवं उत्तरी गुप्त काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक विशेषताओं या भावनाओं का विशेष योगदान रहा है।
ठीक है, मूर्तियों का। कुषाणकालीन मूर्तियाँ व गुप्तकालीन मूर्तियों में मूलभूत अंतर है। कुश कुषाणकालीन मूर्तियाँ विदेशी प्रभाव से युक्त हैं, वहीं पर गुप्तकालीन मूर्तियाँ स्वाभाविकता से परिपूर्ण हैं। ठीक है, जो कुषाणकालीन मूर्तियाँ हैं वो विदेशी प्रभाव से युक्त हैं, और वहीं पर जो गुप्तकालीन मूर्तियाँ हैं वो स्वाभाविकता से परिपूर्ण हैं। अगला पॉइंट, भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती में मिली मूर्तियाँ मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन के अति सजीव स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं या प्रस्तुत करती हैं। कौन सी? भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती में मिली मूर्तियाँ मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की अति सजीव स्वरूप को प्रस्तुत करती हैं। तो ये बात हो गई थोड़ी सी मूर्तिकला की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चित्रकला की, कि उस समय की चित्रकला कैसी क्या थी, प्राचीन हमें चित्रकला से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, क्या जानकारियाँ मिलती हैं अपने इतिहास के बारे में। तो आइएगा इसको जानने का प्रयास करते हैं। चित्रकला से बीते समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये हो गई चित्रकला। तो यहाँ तक हमने जान लिया आपका पुरातात्विक साक्ष्यों में कि क्या क्या अभिलेख, मुद्राएं और स्मारक मूर्तियों से जानकारी मिली। अब इसके बाद में तीसरा सबसे मेन सेगमेंट आता है कि प्राचीन इतिहास के स्रोत और कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो भैया वो हमारे लिए प्राप्त होते हैं विदेशी विवरणों से, विदेशी लेखकों से, उनकी यात्राओं से या उनकी पुस्तकों से जो उन्होंने लिखी हैं। तो विदेशी विवरणों में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर जिक्र आता है तो ईरानी लेखकों का आता है। ईरानी लेखकों में सबसे पहला लेखक है हेरोडोटस, काफ़ी फेमस है। तो हेरोडोटस को भैया इतिहास का फादर भी कहा जाता है या फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने क्या करा था? हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना करी थी। ठीक है, इतिहास का पहला ग्रंथ है पूरे वर्ल्ड में हिस्टोरिका, तो इसने ही लिखा था, इसलिए इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को। ठीक है, इसके बाद दूसरा नाम आता है, प्रमुख नाम मेगास्थनीज जी का आता है। तो मेगास्थनीज क्या था? मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सवाल आता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना करी थी। ये मूल रूप से अप्राप्य है, परंतु इसके उद्धरण अनेक, ये जो किताब है मूल वाली इंडिका, ये तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके जो उद्धरण हैं वो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। ठीक है ना, ये मेगास्थनीज की थी। इसके बाद अज्ञात लेखक कौन कौन है? तो एक अज्ञात लेखक ने लिखा है, अज्ञात ईरानी लेखक की बात हो रही है, ने ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यानी लाल सागर के विवरण में दिया है। इसके बाद आपका अगला रहा है टॉलमी। ठीक है, ये टॉलमी जो है ये भी आपका ईरानी लेखक है। तो टॉलमी ने क्या लिखा है? टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तक आई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 150 ईस्वी के आसपास आई है। टॉलमी की ज्योग्राफी प्राचीन भारतीय भूगोल व वाणिज्य की जानकारी देती है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रैबो हैं। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। उन्होंने कहा जो उन्होंने लिखा है वो सब काल्पनिक है। यूनानी लेखक हो गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रोमन लेखकों की। तो रोमन लेखक हुए एक प्लिनी। तो प्लिनी ने नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। प्लिनी की पुस्तक ये। यूनानी लेखकों के बाद बात आती है चीनी लेखकों की। तो चीनी लेखक भी बड़े अच्छे अच्छे कुछ लेखक हैं उस समय आते थे ये। स्पेशली भारत में चीन के पर्यटक जितने आते थे, भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। तो सबसे पहले उसमें फायान आया है। फायान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। उसने फूको की एक पुस्तक है फूको की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। इसके बाद आपका आया होयन स्वांग का एक नाम और है युआन चुआंग। तो युआन चुआंग हर्षवर्धन के समय 629 ईसा पूर्व में भारत आया, और इसकी पुस्तक बड़ी फेमस हुई है। ये सी यू की नामक पुस्तक की इसने रचना करी थी। किसने? होयन चुआंग ने। सॉरी। हेन स्वांग के मित्र हैं व्हीली। तो इन्होंने हेन स्वांग की जीवनी लिखी थी। उसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज,
एवं समाज का वर्णन किया है हेनसुआंग ने। ठीक है, इसके बाद चीनी एक और हुए हैं जिनका नाम है इत्सिंग। क्या नाम है? इत्सिंग। तो इत्सिंग ये भी 7वीं शताब्दी में भारत आया था और नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इसने वर्णन किया है। इसने इत्सिंग ने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इसने वर्णन किया है इत्सिंग ने। आगे देखते हैं अरबी लेखक कौन कौन आए हैं। सुलेमान, अरबी लेखकों में सबसे पहला नाम आता है सुलेमान का। तो यह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल व प्रतिहार शासकों के बारे में इसने लिखा है। इसके बाद आपका आया अलबरूनी। अभी मैं इनको मैप के माध्यम से भी आपको इकट्ठा दिखा दूंगा इन्होंने क्या क्या लिखा है। अलबरूनी महमूद गजनवी के समकालीन था। इसने तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद की रचना की जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक लेखकों की जो प्रेजेंट टाइम की बातें करते हैं। तो 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया अ कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से। उसमें सारी बातें लिखी गई हैं। सर विलियम जोन्स ने एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। उससे प्राचीन भारतीय जानकारियाँ मिलती हैं। बिल्किंस ने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ने प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आधुनिक लेखकों ने ये काम करे हैं जो। इसके बाद ब्रिटिश इतिहासकार एक हुए हैं A.L. बैसम। तो A.L. बैसम ने वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। इसके बाद D.D. कौसम्बी ने कीर्ति इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक एक प्राचीन इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत लिखा है। क्या लिखा है? D.D. कौसम्बी ने कीर्ति इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो इससे भी हम लोग प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम विदेशी यात्रियों का एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन से आए थे फेमस प्रमुख। तो देखो यूनान से जो आए थे सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। यूनानी विदेशी यात्री हैं जो सिकंदर से पहले आए थे। उनका नाम था टेसियस फर्स्ट और हेरोडोटस। फर्स्ट नंबर पे आता टेसियस, फिर हेरोडोटस। ये सिकंदर से पहले आए। सिकंदर के साथ भारत आए नियार्कस, आनुसिक्रिटस और आरिस्टिबुलस। सिकंदर के बाद भारत आए मेगास्थनीज और डाइमेकस। मेगास्थनीज सेलुकस का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया। डाइमेकस सीरिया के एंटियोकस का राजदूत था जो कि अशोक के शासनकाल में आया था। और तीसरा आया था इसी समय डायनोसियस। ये सीरिया के एंटियोकस का राजदूत था जो कि अशोक के शासन में आया। डायनोसियस भी अशोक के शासन में आया और डाइमेकस भी अशोक के शासन में आया। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया। ठीक है, फिर अन्य यूनानी रोमन लेखक कौन कौन आए थे? डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी और जस्टिन। इसके बाद चीनी यात्रियों की बात करते हैं। तो ये नाम याद रखना, फायान, सुंगयुन, हेनसुआंग, इत्सिंग, मालवेन लिन और चाओजू कुआं। ये आपके चीनी यात्री थे। इसके बाद मुस्लिम यात्री कौन कौन आए या अरबी यात्री कौन कौन आए? तो इनकी बात करते हैं तो भैया इन्हें खुर्दादर्ब, सुलेमान, अल मसूदी, अल मरूनी। ठीक है, इसके अलावा मार्को पोलो का भी नाम आता है, इब्न बतूता का भी नाम आता है। ये भी सब अरबी यात्री थे। ठीक है, याद रखना। ये थोड़ा सा दूसरी टेबल के माध्यम से बात करते हैं चीनी लेखकों का विवरण। चीनी ये लेखक देखो कौन कौन इन्होंने क्या क्या कहा है। इधर वाले आपको थोड़ा छिप रहा है, लास्ट वाला वो इतना ज़रूरी नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ के बता दूंगा, नहीं दिखेगा नहीं, PDF छोटी हो जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले चीनी लेखक आया था सुमाचीन, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। इसकी कोई रचना नहीं स्पेशली। तो इसको क्या कहा जाता है? सुमाचीन सबसे पहले आया था जो कि चीन का पहला यात्री है, पहला लेखक है। तो इसको चीनी इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है या चीन का पहला इतिहासकार इसको कहा जाता है। दूसरा है आपका फायान, बौद्ध भिक्षुक था ये। 399 में आया था, 414 ईस्वी तक रहा भारत। इसने भारत की दशा का विवरण किया है। ये वैसे प्रथम चीन यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा करी थी। ठीक है, और इसने फायान ने क्या करा, 15 वर्षों तक हमारे भारत में रहकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और राजनीतिक स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसने अपने वृत्तांत में भारतीय सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता है कोई भी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय माध्यम जैसे कि उस समय कौड़ियाँ चलती थी, कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया है।
इसने चंडालों की सामाजिक स्थिति का भी वर्णन किया है फायान ने अपने लेखों में। और गांव तथा नगर के बाहर रहते थे जो चांडाल, उनके बारे में इसने बताया है। और इसने अपने आगमन के समय बताया था कि चांडाल जब लोग आते थे तो अपने आगमन के समय घंटी या डंडा पीटते थे। तो ये सब बातें उसने लिखी है फायान ने। इसके बाद आपका आता है चीनी यात्री शुंग युन। शुंग युन 1512 से 1513 में आया है। ठीक है, तो इसने बंगाल और बिहार की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का वर्णन अपने लेख में किया है। इसके बाद कॉन्समॉन्स आया है, तो ये 1535 से 1547 तक रहा है। क्रिश्चियन टोपोग्राफी नाम से इसकी रचना है। इसने भारत और श्रीलंका के मध्य जो व्यापारिक संबंध थे उनका वर्णन किया है। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये होन सॉन्ग। इसको आप लोग भी जानते होंगे। 629 में आया, 443 तक रहा, 643 तक रहा है। इसने जो पुस्तक लिखी बड़ी फेमस हुई है, सी यू की पाश्चात्य संसार का लेख। तो इसने इसमें बताया है कि सम्राट हर्षवर्धन के समय ये भारत आया था। पहली बात तो ये है, तो ये 13 वर्ष तक भारत में रहा और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय बड़ा अपनी चरम पे था, तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बढ़िया पढ़ाई करी, स्टडी करी और कुछ समय तक ये हर्ष के दरबार में भी रहा। ठीक है, और हर्ष को इसने शिलादित्य की उपाधि से विभूषित भी किया था। और दक्षिण भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत का लगभग इसने भ्रमण किया था। और ये यात्रियों के सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है यात्रियों का सम्राट, यात्रियों का राजा कौन है चीनी यात्रियों का, तो भैया ह्वेन त्सांग भी है। तो ह्वेन त्सांग का एक मित्र था जिसने ह्वेन त्सांग की जीवनी भी लिखी है, अभी मैंने आपको बताया भी था पीछे। उसका नाम क्या है, हाउली। हाउली 7वीं शताब्दी से पूर्व इसने ह्वेन त्सांग की जीवनी लिखी है और ह्वेन त्सांग का मित्र था ये। ठीक है, इसके बाद, हाँ बेटा, इसके बाद इत्सिंग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी चीनी यात्री 671 में आया था, 695 तक रहा। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इसने लिखी हैं। चीनी बौद्ध यात्री था ये इत्सिंग, और इसने भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और कहा जाता है कि त्रिपिटक जो लिखे गए थे, तो त्रिपिटकों की जो 400 कॉपीज थी, तो भैया ये 400 प्रतिलिपियां, 400 कॉपी अपने साथ ले गया। भारतीय समाज की धार्मिक व आर्थिक दशाओं पर इसका प्रतंत्र में प्रभाव पड़ता है। इसने नालंदा जैसे शिक्षण केंद्रों को शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था का ज्ञान होता है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में कोई पढ़ने आते थे विदेश से लोग। अगला है मालविन लिन। सॉरी, मालविन लिन, ये भी भैया 7वीं शताब्दी में आया है और इसकी पुस्तक का कोई नाम नहीं है, लेकिन हर्षवर्धन के पूर्वी भारत के आक्रमण अभियान का इसने अपने वर्णन किया है अपनी यात्रा के वर्णन में। ठीक है, अगला है लास्ट चाओजू कुआ। 1225 में आए हैं, 1254 में चले गए हैं। इनकी रचना है चू फॉन्ची। इसने 13वीं शताब्दी के चीनी और अरबी व्यापार पर प्रकाश डाला है इस रचना में। ये थोड़ा सा चीनी लेखों का विवरण मैंने करा दिया आपको, अलग से इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा लगा मुझे। थोड़ा सा जो अरबी लेखक आए हैं, थोड़ा सा मुस्लिम लेखक आए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जान लो। यात्रा विवरण आपको मैं यहाँ से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं, मैं बताता चलूँगा, खाली नाम जानते चलेंगे उनके। सबसे पहला नाम है इब्ने खुर्दादब। इब्ने खुर्दादब, लिखने का प्रयास करता हूँ, इब्ने खुर्दादब। ठीक, ये है। तो इब्ने खुर्दादब सबसे पहला अरबी या मुस्लिम लेखक था। 864 ईस्वी में आया। इसने किताब लिखी है किताबुल मसालिक बल ममालिक। किताबुल मसालिक बल ममालिक। तो इसमें 9वीं शताब्दी के समय की राजनीतिक सामाजिक दशा, संचार मार्गों व राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट उधर नहीं है। अगला दूसरा लेखक आया था यात्री सुलेमान। 9वीं शताब्दी में भारत आया। सिलसिला उत्तत बारिक नामक रचना करी है इसने। इसमें इसने राजपूतों राज्यों का वर्णन किया है। बंगाल के प्रसिद्ध जो मखमल होता था, मखमल, मखमल नहीं होता मखमल, तो मखमल की चर्चा इसने करी है अपने लेख में। और मखमल की गुणवत्ता को बताते हुए इसने कहा है कि मखमल का जो पूरा थान है वो एक हमारी जो अंगूठी होती है, अंगूठी, तो अंगूठी के अंदर में जो छेद होता है जिसमें हम लोग उंगली डालते हैं, तो पूरा का पूरा थान उस अंगूठी के अंदर से निकल सकता है। ये तारीफ करी है इसने बंगाल के प्रसिद्ध मखमल की अपने लेख में। ठीक है, ये फारस की खाड़ी से होकर भारत व चीन की यात्रा करने वाला पहला अरबी लेखक था। ठीक है, फारस की खाड़ी से होकर भारत व चीन की यात्रा करने वाला एक अरबी लेखक था। कौन, सुलेमान। अगला है अल बिलादुरी। अल बिलादुरी 9वीं शताब्दी में आया था। फुतुहल
बुल्दान नाम से इसने किताब लिखी है, रचना लिखी है। भारत पर अरब आक्रमण के बारे में इसने इसमें चर्चा करी है, और अरबों द्वारा भारत के अनेक प्रदेश छोड़ने का उल्लेख भी इसने करा है। अगला है अल मसूदी, ये 957 ईस्वी में आया था। महरुल जहान नाम से इसने पुस्तक लिखी है। जो अल मसूदी था ये बगदाद का रहने वाला था। इसने इराक, भारत, एशिया माइनर जितना है पूरा, अफ्रीका, सूडान, चीन, अमरेनिया, तिब्बत जैसे देशों का भी भ्रमण किया है। मतलब इसने इतने देशों में ये घूमा है। और प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट राजाओं के मध्य स्वाभाविक शत्रुता एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का भी इसने अपने इस महरुल जहान नामक लेख में चर्चा करी है। अगला है, लास्ट है, इम्पोर्टेंट है, अल बरूनी। अल बरूनी के बारे में हमने ऊपर ही बताया आपको। अल बरूनी को नाम एक और था, अबू रेहान मोहम्मद बिन अल बरूनी। महमूद गजनवी के समय में आया था, आप लोग को पता है, ठीक है। और 1024 से 1030 तक रहा है। तहकीक ए हिंद या तहकीकाक ए हिंद या किताबुल हिंद नामक इसने रचनाएं करी हैं, आप लोग जानते हैं। इसमें इसने क्या करा है, भारत की सारी चीज़ों के बारे में बताया है, ठीक है। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय ये भारत आया था। ये महान गणतज्ञ भी था बहुत ज़्यादा, अलबरूनी ज्योतिषविद भी था। इसने 4 जातियों का उल्लेख भी करा है, और शूद्रों की सबसे बृहद सूची इसने दी है, ठीक है। ब्राह्मण हत्या को ब्रज हत्या की संज्ञा देकर इसने बताया है, और महानतम अपराध की श्रेणी में रखा है इसने ब्राह्मण हत्या को। और इसने मृत्यु दंड से ब्राह्मणों को छूट होने का उल्लेख भी अपने लेखों में वर्णन किया है, ठीक है ना, अल बरूनी ने। तो ये सारी चीज़ थी आपकी विदेशी यात्रियों के बारे में भी। तो आज का क्लास यहीं तक था। बाकी अगर किसी बच्चों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पे मैसेज डाल सकता है, तो उस बच्चे को ये मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कैसी लगी आपको क्लास, जानकारी ज़रूर बताएं एक बार कमेंट करके। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।